अस्सलाम वालेकुम। लेकर आई हूँ सरप्राइज एपिसोड नंबर 2। नॉवेल का नाम है मसीर ममनू। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर है 36। ब्लैक ऑल टेरेन व्हीकल बड़ी और ज़बरदस्त थी और वहाँ खड़ी खासी नुमाया लग रही थी, मगर गाड़ी से भी ज़्यादा तवज्जो खींचने वाली चीज़ वो लड़की थी जो बेफिक्री से गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी थी और सर झुकाकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। परवीन जो मुकम्मल काले लिबास में मलबूस थी, सुस्त अंदाज में गाड़ी से टेक लगाकर बैरून मुल्क के अपने मामलात में मसरूफ़ थी। उसे बिल्कुल खबर न थी कि वो सबकी निगाहों का मरकज़ बन चुकी है। यूनिवर्सिटी के गेट के पास से गुजरने वाले तलबा और तालबात और राहगीर सबके सब उसे देखने पर मजबूर हो जाते। साफ रंगत, लंबा कद, दुबला पतला मगर पुरकशिश जिस्म। लोग पलट पलट कर उसे देख रहे थे। सोहा भी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुई। उसने पुकारा, परवीन। परवीन ने उसकी आवाज़ सुनकर आखिरकार सर उठाया। उसकी बिल्ली जैसी आंखें सोहा की सूजी हुई आंखों पर जा ठहरी। उसने सुकून से अपना मैसेज मुकम्मल किया, भेजा और फिर बेपरवाही से पूछा, क्या हुआ? मगर यही वो दो लफ्ज़ सोहा के लिए ऐसे थे जैसे कोई बच्चा आखिरकार अपने वालिदैन को पाले। वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मेरा शनाख्ती कार्ड और एडमिशन टिकट खो गया है परवीन। वो तो बस सोहा के इंटरव्यू के दिन उसे देखने आई थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल पेश आ जाएगी। परवीन कई सालों से बैरून मुल्क थी। उसे सोहा की तालीमी कारकर्दगी का ख़ास इम्ना था। असल में उसने चाहा था कि सोहा खुद अपनी मेहनत से ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला ले, मगर अब ये सब देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि मामला महज हादसा नहीं है। सोहा बिल्कुल ही टूट चुकी थी। उसने नज़रें झुका लीं और उसके कंधे गिर गए। न्यूयॉर्क आने से पहले उसकी माँ ने उसे ताकीद की थी कि परवीन को किसी किस्म की तकलीफ ना दे, इसलिए उसने अब तक सब कुछ बर्दाश्त किया था, मगर अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो परवीन से मदद मांगना चाहती थी कि उसे सिफारिश नहीं, बल्कि सिर्फ इतना कि उसे इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही परवीन चल दी और जाते जाते बोली, मेरे साथ चलो। ये 3 ठंडे लहजे में अता किए गए अल्फाज ही सोहा की आंखों में को मजीद नम कर गए। वो खामोशी से सर झुकाए परवीन के पीछे चल दी। अरीशा ने तेवरी चढ़ाई, ये तुम क्या कर रही हो परवीन? अमला साफ इनकार कर चुका है। क्या तुम सिफारिश करके अंदर जाना चाहती हो? ये नहीं चलेगा। परवीन ने कानों को छूते हुए बेजारी से कहा, बहुत शोर करती हो। अरीशा शर्मिंदा हो गई और बोली, तुम? परवीन ने यकायक उसे ठंडी नजरों से देखा। अगर तुमने जुबान बंद न की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। परवीन की आंखें सर्द और खतरनाक थी। उसके लहजे में बेसब्री साफ झलक रही थी, मगर उसके चिड़चिड़ाहट की असल वजह नींद की कमी थी। अरीशा को वाकई चुप लग गई और वो कुछ न बोली। वो तीनों इंटरव्यू के मुकाम की जानिब वापस लौटे। रास्ते में परवीन ने अपना फ़ोन निकाला और उस पर चंद बार उंगलियां चलाई। जब वो इंटरव्यू के मुकाम पर पहुंचे तो अमले के रुकन ने उन्हें रोकते हुए कहा, बराए करम शनाख्ती कार्ड और एडमिशन टिकट दिखाएं। अरीशा ने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ना कि ये कामयाब नहीं होगा, मगर तुम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब जबकि हम अंदर नहीं जा सकते तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तुम? उसी लम्हे परवीन ने अपना मोबाइल फ़ोन अमले के रुकन को दिखाया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नज़र डाली, उसके चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। उसका लहजा निहायत बाअदब हो गया। उसने पूछा, क्या आपको खुद यहाँ आना ज़रूरी था? परवीन ने फ़ोन वापस ले लिया। जो चीज़ उसने दिखाई थी वो उसकी यूनिवर्सिटी में एजाज़ी प्रोफेसर की हैसियत थी। उस नाम का ओहदा काफ़ी मुअस्सर था। परवीन को ये इल्म न था कि दूसरे प्रोफेसर के लिए काम न करता, मगर एंटी तो मेडिकल स्टूडेंट्स के दरमियान पहले ही एक लेजेंड बन चुकी थी। अमले का रुकन भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो वो उसे बखूबी जानता था। परवीन ने सोहा की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या EID कार्ड को शनाख्त के तौर पर कबूल किया जा सकता है? अमले ने फौरन जवाब दिया, मैं आला हुक्काम से मालूम करता हूँ। ठीक है, परवीन ने कहा। तीनों वहीं खड़े रहे। अरीशा ने फिर से माथे पर बल डाले और आहिस्ता से पूछा, तुमने उसे अभी क्या दिखाया था? कुछ खास नहीं, परवीन ने बेनियाजी से जवाब दिया। अरीशा ने मुंह फुला लिया। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो डायरेक्टर शाह का कार्ड या कुछ था। आखिरकार पाशा ख़ानदान का उनसे राब्ता होना कोई हैरत की बात नहीं थी। यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर शाह ही वो वाहिद हैसियत थे जिनके लिए अमला इतनी इज्जत से पेश आता था।
परवीन ने उसकी परवाह नहीं की थी, मगर वो हैरत अंगेज तौर पर उस छोटी सी नादान यानी सोहा के लिए काफी तवज्जो रखती थी। 5 मिनट बाद अमला वापस आया और कहा, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। सोहा इंटरव्यू रूम में दाखिल हो गई। अरीशा ने दीवार से टेक लगाई हुई परवीन के करीब जाकर नीची आवाज में तंजिया अंदाज में कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसका कुछ नहीं बनने वाला। उसे पता भी है कि वो किस मौजू पर तहकीक करना चाहती है, दिमागी आसाब की मुरम्मत पर। ऐसे सर्जन ही कहाँ हैं जो ये करते हो? दिमाग के मरीज तो पहले ही मौत के करीब होते हैं। कोई ऐसी मामूली बातों की परवाह नहीं करता। मैंने तहकीक की है, अमेरिका में इस पर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। डायरेक्टर शाह ने भी इस पर एक मुकाला लिखा था, मगर वो भी कामयाब ना हो सका। परवीन ने एक भवें उचकाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुहा का रिसर्च फोकस ये होगा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में गौर व फिक्र का तासुर आया। इंटरव्यू ज्यादा देर न चला। तकरीबन 10 मिनट बाद सुहा कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे के तासुरात कुछ अच्छे न थे। एडमिशन टिकट और शनाख्ती कार्ड खो जाने की वजह से वो वैसे ही घबराहट का शिकार थी और इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालात ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। उसे लग रहा था कि वो सवालात के जवाब सही नहीं दे सकी थी। अरीशा ने तंजिया कहा, मैंने कहा था ना कि इंटरव्यू मत दो, अब देखो कितना शर्मिंदा होना पड़ा। सोहा ने कुछ ना कहा, उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज का नतीजा अमूमन उसी दिन जारी होता था, इसलिए दोनों वहीं बैठ गए। परवीन को इंतजार बोर कर रहा था, सो उसने कहा, मैं दोपहर में वापस आऊंगी। सोहा ने इस बात में सर हिलाया। अरीशा ने सोहा को देखा और कहा, दोपहर के खाने के लिए कुछ ले आना, तुम्हारा तो वैसे भी कुछ नहीं बनने वाला, इसलिए तुम्हें फिक्र नहीं होगी। मुझे भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि डायरेक्टर शाह और मैं तो पहले ही मुतफिक हो चुके हैं। उसने जैसे ही डायरेक्टर शाह का जिक्र किया, आसपास बैठे उम्मीदवार उसकी तरफ हसरत से देखने लगे। अरीशा ने अपनी थोड़ी ऊंची कर ली। ग्रेजुएट दाखिलों में उम्मीदवार और प्रोफेसर के दरमियान बाहिमी इंतखाब जायज़ होता है, उसे सिफारिश नहीं कहा जाता। सभी ऐसा करते हैं, मगर फिर भी जो लोग डायरेक्टर शाह जैसे प्रोफेसर से पहले ही राब्ता कर लेते हैं, वो दूसरों की नज़रों में वाकई काबिल तारीफ होते हैं। शाम 5 बजे तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल हो गए। आधे घंटे बाद दाखिले के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इंटरव्यू रूम के अंदर हर शोबे के प्रोफेसरों से राब्ता करने के बाद 4 मुमतहिन उम्मीदवारों की इंटरव्यू रिपोर्ट्स इकट्ठी करते, उन्हें मुतल्लिका प्रोफेसरों के नामों के लिहाज से तरतीब देते और फिर वो रिपोर्ट्स मुतल्लिका प्रोफेसरों को भेज देते थे। उसके बाद प्रोफेसर उन उम्मीदवारों का इंतखाब करते जिन्हें वो रखना चाहते थे। जो उम्मीदवार मुंतखब ना होते उन्हें उनके अगले मुंतखब करदा रहनुमा मेंटोर के तहत भेजा जाता और ये अमल इसी तरह जारी रहता। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की सबसे नई प्रोफेसर टीना याक आज के इंटरव्यू लेने वालों में शामिल थी। इंटरव्यूज के दौरान जब वो बाथरूम गई तो उसने इत्तफाकन परवीन को सोहा और अरीशा के साथ देखा। उसकी आंखें फौरन तंग हो गई। तब तक अरीशा का इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका था। जब सोहा की बारी आई तो टीना ने जानबूझकर उसे मुश्किल सवाल दिए ताकि उसके लिए इंटरव्यू मुश्किल बना दे, और ऐसा ही हुआ। सोहा और भी ज़्यादा घबरा गई, मगर उसने तारुफ के दौरान जो तहकीकाती मौजू पेश किया वो मामूल के बरस ताज़गी भरा था। जब सोहा बाहर गई तो चारों मुमतहिन उस पर बहस करने लगे कि उसे इंटरव्यू में पास किया जाए या नहीं। कुछ असातिज़ा हकीकत पसंद थे। एक ने कहा, तहकीक का मौजू अगरचा गैर मकबूल है, मगर उसके तहरीरी इम्तिहान के नताइज बहुत अच्छे हैं जो उस खामी को पूरा कर सकते हैं। वैसे भी हम उसे बात करके उसका तहकीकाती मौजू बदलवा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं होगा। टीना ने तंज़िया अंदाज में कहा, एक सर्जन के लिए बारीकी और सुकून सबसे अहम खूबियाँ होती हैं, मगर न सिर्फ उसने अपना शनाख्ती कार्ड खो दिया बल्कि एडमिशन टिकट भी। इंटरव्यू में उसके जवाबात भी खास उलझे हुए थे। वाज़ेह है कि वो घबरा गई थी। उसका ज़हनी तवाज़ुन कमज़ोर है। एक उस्ताद ने भवें चढ़ाई और कहा, मेरा ख्याल तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। इतने सब कुछ के बावजूद वो इंटरव्यू मुकम्मल करने में कामयाब रही और अपनी बात वाज़ेह तौर पर बयान की। ये जाहिर करता है कि घबराहट में भी वो मुनज़्ज़म रही। एक और उस्ताद ने कहा, जी मुझे लगता है कि मिस्टर शाह को वो पसंद आएगी। जब तीनों असातिज़ा के हक में बोलने लगे तो टीना ने नजरें झुकाते हुए कहा, तो फिर उसे पास कर देते हैं। मगर इंटरव्यू में कामयाबी का मतलब ये नहीं था कि दाखिला यकीनी हो गया।
तमाम इंटरव्यूज़ के बाद डायरेक्टर शाह को उन उम्मीदवारों का डाटा भेजना टीना की जिम्मेदारी थी जिन्होंने डॉक्टर शाह को मेंटोर मुंतखब किया था। अरीशा का डाटा उसने फ़ौरन भेज दिया। वो सिर्फ ज़ाहिरी बातों की माहिर थी, अंदर से खाली। अगरचे वो खुद को बहुत अक्लमंद जाहिर करती थी, मगर उसमें कोई ख़ास सलाहियत नहीं थी। डायरेक्टर शाह को यकीनन उसमें दिलचस्पी ना होती। वैसे भी उसने खुद कहा था कि वो पहले ही शाह से रब्ता कर चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो शाह खुद उसकी मालूमात के मुतालिक पूछता। रही बात सुबह की, टीना ने सर उठाकर बाकी 3 असातिज़ा को देखा। वो उसका डाटा कुछ देर के लिए रोक सकती थी। जब डायरेक्टर शाह ने अपने मुंतखब करदा उम्मीदवारों के नाम भेजे तो टीना ने अचानक हैरत का इजहार करते हुए कहा, डायरेक्टर शाह, एक और उम्मीदवार भी है, ये देखें। मगर शाह ने कहा, जिन उम्मीदवारों का मैंने इंतखाब किया है वो वही है जिनसे मैं पहले राब्ते में था। जिसका तुम जिक्र कर रही हो उसने गालिबन मुझसे पहले राब्ता नहीं किया है ना, तो मैं उसे नहीं लूँगा। यही पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले का तरीक़ाकार था जो मकबूल प्रोफेसरों के साथ पहले रब्ता न करते वो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते। टीना ने अरीशा का मुस्तरद शुदा डाटा देखा और फिर सोहा का जो उसने भेजा ही नहीं था, और उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी नज़रें दोबारा अरीशा पर गईं। उसे वो बात याद आ गई जो दिल में उस पर तंज करते हुए सोच रही थी। बाहर परवीन अपना काम मुकम्मल करके आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। बिल्कुल उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक शख्स नताइज का ऐलान करने बाहर आया। विलियम लुइस, डॉक्टर सुलेवान ने आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ज़बरदस्त, एक नौजवान खुशी से छल पड़ा। कुछ खुश हो रहे थे, कुछ मायूस। जब आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम लिए जा चुके तो सुहा ने बेचैनी से अपनी मुट्ठी कस ली और गर्दन दराज करके अंदर झांकने की कोशिश की। उसके पास बैठी अरीशा ने तंज़िया अंदाज में कहा, गर्दन अंदर कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसी लम्हे एक शख्स डायरेक्टर शाह के उम्मीदवारों की फहरिस्त लेकर आया। अब उन उम्मीदवारों की फहरिस्त पढ़ी जा रही है जिन्होंने डॉक्टर शाह को मेंटोर मुंतखब किया था। उनमें 5 कामयाब उम्मीदवार हैं। वो हैं डायरेक्टर शाह। अरीशा सीधी होकर बैठ गई और पुरुमीद अंदाज में देखने लगी। 4 नाम आराम से सुनाए गए। फिर उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, एक आखिरी नाम रह गया है। अरीशा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। सोहा ने मायूसी से सर झुका लिया। डायरेक्टर शाह ही वो वाहिद शख्स था जो उसके तहकीकाती मौजू में दिलचस्पी ले सकता था। उसने पूरी उम्मीद लगा ली थी कि उसका मौजू शाह की तवज्जो हासिल करेगा, मगर लगता था सब बेकार गया। जब अरीशा ने उसे यूं मायूस देखा तो उसके होठों पर हंसी आ गई। उसने सोहा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, मैं जब शाह की क्लासेस लूँगी तो तुम्हें भी अपने नोट सिखा दूँगी। जो सीखना हो वो मुझसे सीख लेना। उसी लम्हे उस्ताद ने ऐलान किया, आखिरी उम्मीदवार है ज़ैग ली। अरीशा उछलकर खड़ी हो गई और जोश से उस्ताद को देखा, मगर अगले ही लम्हे उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने उस्ताद से कांपती आवाज़ में पूछा, आपने किसका नाम लिया? क्या आपसे गलती हो गई? एक नौजवान उठा और बोला, मैं हूँ। हाँ, जब मैंने शाह को ईमेल भेजी तो उनका जवाब सिर्फ रिजर्व था। मुझे लगा था वो मुझे नज़रअंदाज कर देंगे। जब मैंने डायरेक्टर शाह को ईमेल भेजी तो उनका जवाब सिर्फ रिसीव था। मुझे लगा था वो मुझे नज़रअंदाज कर देंगे। मगर उसकी खुशी के दौरान उस्ताद ने अरीशा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे वो तमाम उम्मीदवार जो मुंतखब नहीं हुए लेकिन दोबारा अलॉट किए जा सकते हैं, उन्हें प्रोफेसर याक के तहत दे दिया गया है। वो एक नई पुरजोश उस्ताद हैं। आप उनके मुंतखब करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त सुनाएंगे। अरीशा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका नाम यहाँ सुनने को मिलेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर शाह की तालिबा बनना चाहती थी। ये टीना यॉर्क कौन होती है भला? कोई नई प्रोफेसर कितनी मशहूर हो सकती है? प्रोफेसर यॉर्क के तहत होना भी कुछ कम नहीं है। अरीशा की गुस्से में भरी कैफियत के दौरान सोहा के तसल्ली भरे अल्फाज उसके कानों में गूंजे। उसने सोहा की तरफ देखा। उसका चेहरा छोटा और जर्द पड़ चुका था। बस फिर क्या था? अरीशा ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। हाँ, वाकई अच्छा है, कम से कम मुझे तो मुंतखब किया गया, तुम्हारी तरह फेल तो नहीं हुई। सोहा का चेहरा और भी जर्द हो गया। अरीशा ने मुसलसल जहर उगला, जैसे वो सारा गुस्सा सोहा पर उतार रही हो। मैं गलत थी। डायरेक्टर शाह का तालिब इल्म कोई आम बंदा नहीं बन सकता, मगर तुम फिर भी उन्हें मुंतखब कर बैठी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम हद से ज़्यादा खुद एतमाद हो। सोहा, पहले अपनी काबिलियत का जायज़ा तो ले लो। आज सिर्फ 10 के करीब लोग ही फेल हुए हैं और उनमें से तुम एक हो। कितनी बेवकूफ़ हो तुम।
उनके आसपास कामयाब उम्मीदवार सुहा को तरस भरी नजरों से देखने लगे, जैसे उसे जमीन निगल जाए। दूर खड़ी परवीन की नजरें तेज हो गईं जब उसने अरीशा की बातें सुनी। अचानक उसके होंठों पर एक खामोश सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मोबाइल नीचे रखा। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर वही ईमेल खुली थी जो उसने अभी अभी भेजी थी। ईमेल भेजने के फ़ौरन बाद नताइज पढ़ने वाला उस्ताद अचानक पुकारा, रुकिए, एक और उम्मीदवार है जो कबूल किया गया है। टीना हैरान रह गई। उसने पूछा, उसे किसने कबूल किया है? उस्ताद खुशी से तकरीबन लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, ये एंटी है। ये पहली बार है कि एंटी ने यूनिवर्सिटी में किसी पीजी तालिब इल्म को कबूल किया है। जो ही एंटी का नाम लिया गया, पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। तमाम उम्मीदवार उस्ताद की तरफ देखने लगे। किसी ने पूछा, कौन है वो उम्मीदवार? यकीन करना मुश्किल था कि एक एंटी, जो कि एक मशहूर और मुश्किल पसंद सर्जन थी, ने किसी को पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर कबूल किया है, और वो भी पहली बार। ये तो जैसे किस्मत खुद उन पर मेहरबान हो गई है। सबकी नज़रें उस उस्ताद पर जमी हुई थी जो नताइज का ऐलान कर रहा था। सभी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि खुशकिस्मत उम्मीदवार का नाम क्या होगा। किसी वजह से अरीशा को घबराहट महसूस हुई। उसने देखा कि सोहा भी उस्ताद को घबराहट से देख रही थी। फौरन ही उसने तंजिया कहा, तुम उसे क्यों देख रही हो? वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं। एंटी अक्सर मुल्क के अंदर भेजे गए ईमेल्स को नज़रअंदाज कर देती थी, और वो महीने में सिर्फ 2 ऑपरेशन करती थी। जिससे उम्मीदवार को भी चुना गया था, उसने यकीनन बहुत मजबूत ताल्लुकात इस्तेमाल किए होंगे। इसी दौरान उस्ताद ने ऐलान किया, मुंतखब शुदा तालिबा सोहा अब्बासी हैं। ये सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई और सबकी नज़रें सोहा पर मरकूज हो गईं। अरीशा ने भी उसे बेयकीनी से देखा। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसने अचानक सोहा का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हें एंटी का कैसे पता चला? सोहा ने अपना सर हिलाया। वो इतनी हैरान थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। अरीशा उससे सवाल करने ही वाली थी कि एक और तालिब इल्म सोहा के पास आया और पूछा, मिस सोहा, क्या आप वाकई एंटी को जानती हैं? आपने उन्हें कैसे राज़ी किया कि वो आपको अपनी स्टूडेंट बना ले? ओह खुदाया, अब समझ में आया कि डायरेक्टर शाह ने तुम्हें क्यों नहीं दिया, क्योंकि एंटी तुम्हें पहले ही मुंतखब कर चुकी थी। हेलो मिस सोहा, मेरा नाम विलियम लुइस है। हम एक ही बैच के तालिब इल्म हैं। उम्मीद है कि हमारा साथ अच्छा गुजरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोहा के इर्द गिर्द जमा होने लगे। यहाँ तक कि एक स्टाफ मेंबर भी उसके पास आया और पूछा, मिस सोहा, क्या आप वाकई एंटी को जानती हैं? वो कैसी दिखती हैं? सोहा, जो अब भी शशतर खड़ी थी जैसे ख्वाब में हो, जहाँ सब कुछ गैर हकीकी महसूस हो रहा था। सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे और अरीशा धीरे धीरे हुजूम से बाहर धकेल दी गई थी। बाहर खड़ी अरीशा हसरत से पागल हो रही थी। वो सब सोहा को घूरती रही। ये कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो गया? एंटी ने सोहा को क्यों चुना? इस दौरान एक नरम आवाज़ आई, तुम अरीशा महर काजिम हो ना? अरीशा ने चौंक कर पीछे देखा। टीना पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम अब मेरी ज़ेरे निगरानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करोगी। अच्छा, अभी तुम बाकी तालिब इल्मों से राब्ते की जिम्मेदारी संभालो। और हाँ, कुछ फॉर्म भी हैं जो सबको देने हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। अरीशा चाहती थी कि सोहा से सारी हकीकत जान ले, लेकिन उसे मजबूरी में टीना के साथ जाना पड़ा। रास्ते में टीना ने कदरे राज़दाना अंदाज में पूछा, तुम्हारा सोहा अब्बासी से क्या ताल्लुक है? अरीशा ने गुस्से से मुट्ठी भींची और तल्खी से कहा, वो मेरी कज़न है। टीना फिर मुस्कुराई। अच्छा, तो परवीन महर काजिम से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अरीशा मजीद झंझला गई। उसने सर झुकाकर कहा, वो मेरी बड़ी बहन है। तुम्हारी बहन? टीना ने ताज्जुब से कहा, मैं तो समझ रही थी कि वो सोहा की बड़ी बहन है। अरीशा बिगड़ कर बोली, हम दोनों का नाम महर काजिम है, तो जाहिर है वो मेरी बहन है। सोहा का नाम अब्बासी है। टीना ने नजर तंग की, फिर आहिस्ता से बोली, दाखिला इम्तिहान में तो ऐसा लगता था जैसे वो सोहा की बड़ी बहन हो। ये कहते ही उसने फौरन अपना मुंह हाथ से ढांप लिया, जैसे कोई राज छुप गया हो। अरीशा, जो बचपन से ही चालाक थी, फौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने बेकरारी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं मिस यॉर्क? साफ साफ बताइए। टीना ने आह भरी और कहा, चलो ठीक है, दफ्तर चलते हैं, वहाँ तुम्हें सब कुछ आराम से समझाती हूँ। दफ्तर में आपने कहा कि परवीन एंटी से राब्ता कर सकती है।
अरीशा की चीख इतनी तेज थी कि जैसे छत पार दे। उसने टीना को हैरत से घूरा। क्या ये सच है मिस यॉर्क? टीना ने कहा, मैंने उन दोनों को एक बार साथ देखा है। जब सालिस ने एंटी से अपनी दादी का ऑपरेशन करवाया था तब परवीन भी ऑपरेशन रूम में मौजूद थी। हालांकि वहां किसी को दाखिले की इजाज़त ना थी, यहाँ तक कि टीना को भी नहीं। बाद में जब टीना ने देखा कि सालिस परवीन को ख़ास अहमियत दे रहा है तो उसे समझ आ गया कि परवीन ने ही सालिस को मनाया होगा कि वो उसे एंटी का ऑपरेशन सीखने दे। एंटी मेडिकल फील्ड की एक लेजेंड थी। बरसों से कोई उन्हें देख भी ना सका था। ये सब सुनकर अरीशा के चेहरे पर नफरत छा गई। टीना ने फिर से अफसोस से कहा, मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारा अपनी बहन से अच्छा रिश्ता है, मगर खैर मुझे तुम पर तरस आया इसलिए तुम्हें अपना शागिर्द बनाया, वरना तुम दाखिले में फेल हो चुकी थी। अरीशा ने हैरत से पूछा, डायरेक्टर शाह, उसका इस सब से क्या ताल्लुक? क्या वो भी परवीन की वजह से मुझसे नहीं मिला? टीना खामोश हो गई और उस पर तरस भरी नजर डाली। अरीशा गुस्से से कांपने लगी। उसने जोर से चीख कर कहा, परवीन! वो रोती हुई क्लासरूम से बाहर भागी और फौरन अपने वालिदैन को कॉल की। काजिम और सदफ दोनों ने फ़ोन उठाया। अरीशा ने रोते रोते बताया कि परवीन ने एंटी को सुहा से मिलवाया और उसकी वजह से डायरेक्टर शाह ने भी उसे कबूल ना किया। ये सुनकर दोनों गुस्से से पागल हो गए। सदफ ने आ भरी, ये तो बहुत ज़्यादती है परवीन की। आखिर को अरीशा उसकी छोटी बहन है। काजिम ने मेज़ पर हाथ मारा और कहा, मैं फ़ौरन टिकट बुक करता हूँ। आज रात ही वहाँ पहुँचकर खूब हंगामा करूँगा। ऐसी नाफरमान बेटी, अब तो उससे अच्छी खासी रकम निकलवा कर रहूँगा। सदफ ने फिर आ भरी, काजिम तुम जाकर क्या कर लोगे? अगर उसने बात ही ना सुनी तो उसे तो शुरू से ही हमसे नफरत रही है। अफसोस। काजिम ने गुस्से से कहा, सुनना पड़ेगा, मैं उसका बाप हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उस पर केस कर दूंगा और पाशा पर भी। देखते हैं कौन रुसवाई बर्दाश्त करता है। उसी वक्त परवीन का फ़ोन बजा और लाइली की कॉल आई जो किसी दूसरे मुल्क में थी। परवीन खिड़की के पास टेक लगाकर बाहर बैठी यूनिवर्सिटी का नज़ारा देख रही थी। उसने कभी कॉलेज की ज़िंदगी नहीं गुजारी थी और ना ही कभी किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनकर ज़िंदगी गुजारी थी। तलबा और तलबात को 2-2, 3-3 के ग्रुप में चलते देखना उसे बहुत नया सा लग रहा था। उसने कॉल उठाया और आहिस्ता से कहा, हेलो। लिली की आवाज़ फ़ोन से सुनाई दी, मुझे सैंपल्स मिल गए हैं, मैं खुद ही डीएनए टेस्ट करूंगी। सबसे जल्दी 3 घंटों में नतीजे आ जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल अगले दिन ही पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि डिलीवरी में तेजी लाई गई थी। परवीन ने बगैर किसी जल्दबाजी के कहा, अच्छा। उसने फ़ोन बंद किया और एक बार फिर उस तरफ देखा जहां सोहा अब भी लोगों के झुरमुट में घिरी हुई थी। जो कुछ हुआ था उसके बावजूद वो ना गुरूर में आई थी ना घबराई हुई थी। उसकी आंखें पहले की तरह मासूम थी। परवीन मुस्कुराई और डायरेक्टर शाह के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। आज डायरेक्टर शाह यूनिवर्सिटी में ही पोस्ट ग्रेजुएट तलबा का इंतखाब कर रहे थे, इसलिए वो अस्पताल नहीं गए थे। वो काम ख़त्म करने ही वाले थे कि उनके एक शागिर्द ने कहा, डायरेक्टर शाह, एंटी ने वाकई अपनी मर्जी से एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मुंतखब कर लिया है। डायरेक्टर शाह हैरान रह गए, क्या? सच है, मेरे खुदा, एंटी को 2 साल पहले नामजद प्रोफेसर बनाया गया था। उसूलन इन्हें यहाँ क्लासेस लेनी चाहिए थी, मगर 2 साल तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी और अब आते ही स्टूडेंट मुंतखब कर लिया। काश मैंने भी इसी साल इम्तिहान दिया होता। इसी दौरान डायरेक्टर शाह खांसी और सर्द लहजे में कहा, तो तुम सबको मेरे पोस्ट ग्रेजुएट शागिर्द बनने का कोई शौक नहीं था? शागिर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा, एंटी इतनी खास भी नहीं है, असल कमाल उनके हाथों की महारत में। अगर मेरे पास उनकी उम्र में मौजूद बसीरत होती तो मैं भी कई कामिल ऑपरेशन कर चुका होता। जैसे ही उन्होंने अपनी बड़ाई बयान की, एक नरम और गहरी आवाज़ सुनाई दी, वाकई। डायरेक्टर शाह, उन्होंने चौंक कर पीछे देखा। परवीन को देखकर उनके चेहरे पर अजीब सी बेबसी छा गई। वो फौरन मुस्कुराकर आगे बढ़े, आप यहाँ कैसे आ गई? परवीन पिछली बात में दिलचस्पी लिए बगैर दफ्तर की तरफ बढ़ी। डायरेक्टर शाह दानाई से पीछे पीछे हो लिए। दरवाज़ा बंद करते ही उन्होंने पूछा, क्या आप इस साल यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देंगी? परवीन ने भवें उठाई, नहीं। डायरेक्टर शाह हैरान हुए, तो क्या आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेंगी? नहीं। वो उलझ गए, तो फिर आपने स्टूडेंट्स क्यों मुंतखब की?
उसे सिखाएंगी कैसे? यही वो बात थी जिसके लिए परवीन आई थी। उसने अपनी बिल्ली जैसी आंखों से सुकून से उन्हें देखा और कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझ पर एक एहसान के मकरूज हो? डायरेक्टर शाह खामोश हो गए। 3 साल पहले बैरून मुल्क मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एंटी ने उन्हें बेहद मुतासिर किया था। वो एक मसले पर बरसों से रुके हुए थे और एंटी ने बस चंद मशवरों से उनका मसला हल करा दिया था। इसीलिए उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती प्रोफेसर बनने की पेशकश की थी। डायरेक्टर शाह ने पूछा, तो फिर सोहा को आप गाइड करो? डायरेक्टर शाह, उन्हें मालूम था बात कोई आसान नहीं होगी, लेकिन चूंकि इससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उन्होंने सर हिलाकर कहा, ठीक है। परवीन ने इत्मीनान से सर हिलाया और जाने लगी। दरवाजे तक पहुंची तो डायरेक्टर शाह ने पूछा, तुमने उस लड़की को क्यों चुना? क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार है? परवीन ने नजरें नीचे की, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के अंदर सलाहियत ना हो तो वो किसी को सिफारिश से आगे नहीं बढ़ाती। असल वजह ये थी कि सोहा का रिसर्च टॉपिक वही था जो परवीन खुद हालिया दिनों में करना चाह रही थी, और सोहा की मासूम आंखें उनसे भाती थीं। ऐसे लोग इल्मी दुनिया के लिए मौजू होते हैं। वो हाथ हिलाती हुई बाहर निकली। वो मेरी शागिर्द है, फिलहाल तुम सिर्फ थोड़ा रहनुमाई कर देना। फिर वो वापस उस जगह गई जहाँ सोहा अब भी सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। परवीन ने सोहा को एक मैसेज किया कि वो कल मुलाकात करे। उसके बाद वो घर रवाना हो गई। आज उसे देर हो गई थी। जब वो घर पहुंची तो 6 बज चुके थे। गाड़ी पार्क करते हुए उसने देखा कि इर्तिसाम घर से बाहर आ रहा है। 20 साल नौजवान की आंखों में जिद और बगावत थी। उसके पुरकशिश चेहरे पर इस वक्त गुस्सा छाया हुआ था। वो चीखा, गाड़ी तुम्हें गिरवी रख दूंगा। ठीक है, इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? इस गाड़ी की कीमत असल में $18.5 मिलियन है। मैंने तो सिर्फ $12.5 मिलियन पर ऑफर दी है। 9 मिलियन ये तो जैसे जख्म पर नमक छिड़कना हुआ। विंस्टन, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिस पर इत्तेसाम ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। उसने सर उठाया तो परवीन को देखा। वो गुस्से से गैराज में गया और बदसूरत जर्द रंग की स्पोर्ट्स कार निकाली। चाहे वो चलते वक्त छुपाने की कोशिश करता, लेकिन पिछली चोट अभी तक नजर आ रही थी। लेकिन परवीन ने उस पर ज्यादा ध्यान न दिया और अंदर चली गई। इर्तिसाम में तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए दोबारा फोन किया, खबर फैला दो, मेरी फरारी में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से लोग हैं, मैं इसे बेचने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ वाले ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी टांग का क्या होगा? तुम्हारे पास एक और रेस बाकी है। अगर वो भी हार गए तो बेचने के लिए गाड़ी भी नहीं बचेगी। इंतजाम ने मुट्ठी भींच ली। वो और उसके साथी गैर रस्मी रेसिंग में शामिल थे और एक शर्तों का नेटवर्क कायम था। पिछले कई सालों से वो कौमी सतह पर पहले नंबर पर था, लेकिन चंद दिन पहले किसी ने चुपके से उस पर हमला किया, जिसमें उसका टखना टूट गया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो चाहता है कि हड्डी सही तरीके से जुड़े तो ऑपरेशन लाजमी है, लेकिन अगर ऑपरेशन करवाया तो ये गारंटी नहीं कि वो पहले जैसे चुस्ती बरकरार रख सकेगा। दूसरी तरफ वाले ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो एंटी को ढूंढो ताकि वो सर्जरी करके तुम्हें ठीक करे, या फिर इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियन यान्सी को ढूंढो ताकि वो तुम्हारी चका मुकाबले में हिस्सा ले, वरना तुम वाकई ख़त्म हो जाओगे। लेकिन ये दोनों ही रास्ते आसान नहीं थे। ऐसे सामने नज़र झुकाई, थोड़ी देर बाद गहरा सांस लिया और कहा, पहले खरीदार तलाश करो। क्या तुम वाकई लिटिल येलो को बेचने पर तैयार हो? तुम तो मुझे उसे छूने भी नहीं देते थे। ये दुनिया की चंद खास स्पोर्ट्स कार्स में से है। अगर आज बेच दी तो बाद में तुम्हें इस जैसी कार शायद ही दोबारा मिले। इंतजाम ने गाड़ी अचानक रोक दी। उसने स्टीयरिंग और सीट को आहिस्ता से छुआ। ये सब कभी उसके पसंदीदा थे। इस कार को बेचना ऐसे ही था जैसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा काटना। लेकिन वो शाह को अपनी वजह से मुश्किलात में नहीं डाल सकता था। इंतजाम ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, बेच दो। उधर पाशा हाउस में परवीन ऊपर अपने कमरे में बैठ गई। उसकी उंगलियां मेज पर आहिस्ता आहिस्ता बज रही थी और वो लिली की तरफ से डीएनए रिपोर्ट की नताइज का इंतजार कर रही थी। उस दिन परवीन यूनिवर्सिटी गई थी, इसलिए वो हारिस को किंडरगार्टन से लेने के लिए फारिग नहीं थी। हारिस को मेलिसा लेकर आना था। मेलिसा घबराहट के आलम में कमरे में दाखिल हुई। उसने बाहर की तरफ एक नज़र डाली, फिर परवीन के पास आई, अपने कपड़े दुरुस्त किए और नरमी से उसके सामने बैठ गई। फिर उसने आहिस्ता लहजे में कहा, परवीन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? मेलिसा ने भवें सुकेड़ कर पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शुमाइल का रवैया आजकल कुछ अजीब सा है? परवीन, मेलिसा ने आह भरी और कहा,
शुमाइल पहले बहुत चंचल और बातूनी थी। वो सारा दिन मेरे साथ खेलती थी और खाने की भी शौकीन थी, लेकिन आजकल वो बहुत खामोश हो गई है। जब मैंने उसे स्कूल से लिया और पूछा कि अब क्या करना चाहती है, तो उसने कहा कि वो नानी अम्मा के साथ बागवानी करना और शतरंज खेलना चाहती है। वो दोनों पिछले 1.5 घंटे से बाग में हैं। मलिसा ने खुलूस से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी माँ हो और अपनी बेटी से मोहब्बत करती हो, लेकिन जब तुम्हें वक्त मिले तो उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारो, वरना बच्चों को नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं। परवीन ने अपनी मुमानी की नेक नियति पर मबनी नसीहत पर होंठ भींचकर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ठीक है। मलिसा ने सुकून का सांस लिया, खड़ी हुई और जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, परवीन ने अचानक पूछा, वैसे इर्तिसाम कैसा है, सब ठीक है? उस लड़के की बातों ने परवीन को कुछ शक में डाल दिया था, कहीं वो किसी मसले में तो नहीं। मलिसा ने गहरी सांस ली और कहा, वो लड़का तो मुझे कुछ बताता ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बाहर क्या करता है। हाँ, वो थोड़ा ज़िद्दी और झगड़ालू लगता है, लेकिन असल में वो बहुत नेक दिल है। चलो रहने दो, उसे अपनी मर्जी करने दो। मलिसा ने हाथ हिलाया और नीचे चली गई। परवीन का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो देखा कि शुमाइल का मैसेज आया हुआ था, मॉमी, प्रिंस लूसी ने अपनी नई कार की तस्वीर भेजी है। क्या ये पिंक फरारी बहुत प्यारी नहीं? लूसी वो दोस्त थी जो शुमाइल ने बरतानिया में अपनी फुप्पी के साथ मुलाकात के दौरान बनाई थी। बरतानिया में एक मलिका और शहजादी हैं। लूसी, जो कि शाही ख़ानदान की दूसरी शहजादी थी, शुमाइल से पहली मुलाकात में ही घुल मिल गई थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को फेसबुक पर ऐड कर लिया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब लूसी ने शुमाइल से राब्ते की मालूमात मांगी तो शुमाइल ने कहा कि वो सिर्फ फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करती है। लूसी ने ख़ास तौर पर उसी के लिए एक नया निजी अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में सिर्फ एक ही दोस्त थी, शुमाइल। परवीन ने मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया, शायद ये देखकर कि उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया। शुमाइल ने कुछ देर बाद दूसरा मैसेज भेजा, मॉमी, शुमाइल को भी ऐसी स्पोर्ट्स कार चाहिए। हाँ, आखिर में उसने एक मासूम सा इमोजी भी लगाया। परवीन ने ये देखकर नाक सुकेड़ी। उसने फ़ोन उठाया और सुस्त लहजे में वॉइस मैसेज भेजा, अगर कुछ चाहिए तो खुद खरीद लो। वो स्पोर्ट्स कार वही मॉडल थी जो इर्तिसाम की पॉप येलो कार थी। ये एक लिमिटेड एडिशन कार थी जो अब बंद हो चुकी थी। इस साल मुल्क में सिर्फ चंद दर्जन ही बनी थी और ज़्यादातर अमीर लोगों के कलेक्शन में जा चुकी थी। कहा जा सकता है कि ये कार अब नायाब हो चुकी है, हालांकि अगर वो चाहे तो उसे हासिल करना मुमकिन है। हॉस्पिटल में सालिस, जो शुमाइल को फैमिली हाउस ले जाने आया था, जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने परवीन की सुस्त आवाज़ में रिकॉर्ड की गई बात सुनी, अगर कुछ चाहिए तो खुद खरीद लो। उसने ज़रा सा भवें उठाई, क्या ये मौका है अपनी बेटी को खुश करने का? सालिस ने खंकार कर पूछा, हारिस, क्या खरीदना है? शुमाइल, जो बेड पर बैठी थी, थोड़ा सा मुंह बनाए हुए दिल ही दिल में शिकायत कर रही थी कि शायद मॉमी सिर्फ सुस्ती के मारी ये नहीं खरीद रही। लेकिन जैसे ही सालिस ने पूछा, उसकी आंखें चमक उठी। सालिस ने तस्वीर देखी और फ़ौरन कहा, ठीक है, ख़रीद लेते हैं। शुमाइल फ़ौरन हंसने लगी, डैडी आप बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, बेटे की तारीफ सुनकर सालिस बहुत खुश हुआ। उसने कार का मॉडल सज्जाद को भेज दिया, हिदायत दी कि किसी भी कीमत पर वो कार खरीदी जाए। फिर उसने शुमाइल को गोद में उठाया और कहा, चलो आज दादी और परदादी से मिलने चलते हैं। दादी और परदादी? शुमाइल खुशी से उछल पड़ी, ओकी डोकी। पाशा खानदान के घर में खाने के बाद परवीन खड़ी हुई ताकि ऊपर जाकर अपना काम करे। जी हाँ, काम। ऑपरेशन से पहले किसी भी मुमकिन सूरत हाल के बारे में पहले से तैयारी करना ज़रूरी था, ये उसका प्रोफेशनलिज्म था। लेकिन इसी लम्हे दो अनचाहे मेहमान दरवाजे पर आ गए, मारिया और शिजा मक्सी। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुई, शिजा, जो कुछ हद तक मेलिसा से मुशाबहत रखती थी, माथे पर बल डाले, जबड़ा सख्त किया और चेहरे पर नापसंदगी के तासुरात जाहिर किए। मेलिसा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या बात है? मारिया की आंखें सुर्ख थीं। वो रोती हुई बोली, मैं अंधी थी जो तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती रही। मेलिसा, मैं गलत थी, माफ़ कर दो प्लीज़। जब से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट फेल हुई थी और मंशा फैमिली अपनी रकम
वापस ना निकाल सकी। हाउसिंग इस मार्केट जमूत का शिकार थी, कोई खरीदने को तैयार ना था। मारिया पर सारा गुस्सा उतारा गया और उसे घर से निकाल दिया गया। शर्मिंदा होकर वो वापस घर गई, लेकिन मक्सी ने भी उसे अंदर ना लिया। उन्होंने कहा कि पहले मेलिसा से माफी मांगो। चुनाचा मारिया मजबूर होकर आई। मेलिसा ने नजरें झुका ली। उसे याद आया कि मारिया ने परसों कैसे उसे जलील किया था, तो वो बोली, सच कहूँ तो मारिया, अब तुम्हें मैं माफ करूँ या ना करूँ फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा हम आइंदा एक दूसरे से दूर रहें। कुछ बातें महज माफी से खत्म नहीं होती। मारिया की माफी में खुलूस नहीं था। मेलिसा माफ नहीं करना चाहती थी। मारिया ने यह सुनकर शिजा का बाजू पकड़ा। शिजा फौरन बोली, आंटी मेलिसा, क्या आप मेरी मामा को माफ़ नहीं करती? अगर आपने ऐसा ना किया तो अब्बू उन्हें घर में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर आप अब भी नहीं मानती तो क्या मैं आपके सामने घुटने टेक दूं? वो वाकई घुटनों के बल झुकने ही वाली थी कि मेलिसा ने घबराकर उसे रोक दिया। कि तुम क्या कर रही हो शिजा? शिजा ने कहा, आप अब्बू को कॉल करके कह दें कि आप नाराज़ नहीं हैं, वरना वो मामा को कभी वापस नहीं आने देंगे। तो ये सब ड्रामा इसीलिए था। मेलिसा ने दोनों माँ बेटी की तरफ देखा, जो दिखावे की कमजोरी और मासूमियत से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने नजर झुका कर कहा, ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ। फवाद की हरकतें हमेशा नाकाबिल एतबार रही थी। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो मारिया को वापस लाना चाहता था तो साफ साफ कह देता। मारिया के चेहरे पर खुशी छा गई। आप ही कॉल करो। मेलिसा ने मजबूर होकर कॉल की। मारिया ने उसे घूरते हुए देखा। दिल ही दिल में उसे तौहीन को याद रखते हुए वो उसे कभी नहीं भूलेगी। माँ बेटी की जोड़ी कॉल होने के बाद चली गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, अचानक जोरदार दस्तक की आवाज़ आई। धड़ धड़। रात के सन्नाटे में पोश इलाके में ये आवाज़ बहुत ही खौफनाक लग रही थी।